बच्चों, कल हमने पादप ऊतक का अध्ययन किया था। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं जो है विभाजनशील होती हैं, अर्थात उससे हमेशा नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। इसके बारे में कल हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के विषय में। स्थायी ऊतक उन कोशिकाओं को कहा जाता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, अर्थात प्राइमरी मेरिस्टेम की कोशिकाएं विभाजन के फलस्वरूप नए कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और वे कोशिकाएं विभेदित होकर विशेष आकार या रूप परिवर्तित विशेष आकार या स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं और ये रचनाएं जो है विशेष कार्यों को संपन्न करते हैं और इन रचनाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। इन ऊतकों को कहा जाता है स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक को उसकी संरचना के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है। सरल ऊतक या साधारण स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक और तीसरा है विशिष्ट स्थायी ऊतक। ये 3 आपके स्थायी ऊतक हैं जिनको हम उनकी संरचना के आधार पे विभाजित करते हैं। सरल ऊतक की कोशिकाएं सरल होती हैं, अर्थात ये एक समान कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। सरल ऊतक 3 प्रकार का होता है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। सबसे पहले हम मृदु ऊतक या पैरेनकाइमेटस सरल स्थायी ऊतक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पैरेनकाइमेटस ऊतक है वो पौधे के संपूर्ण भाग या पौधे का अधिकांश भाग इसी ऊतक का बना होता है, अर्थात पौधे की अधिकांश भाग जो है मृदुतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है। मृदुतक कोशिका की कोशिका भित्ति जो है पतली होती है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसकी जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और इन कोशिकाओं के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है या अंतरकोशिकीय अवकाश जो है पाई जाती है। मृदुतक गोल या बहुभुजाकार, ये गोल बनाए तो गोलाकार भी हो सकते हैं, साथ ही ये बहुभुजाकार भी होती हैं। कभी कभी पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं में बड़े बड़े वायु कूप बनते हैं और तब उस पैरेनकाइमा को कहा जाता है एरेनकाइमा। और एरेनकाइमा पाया जाता है जलीय पौधों में, क्योंकि जलीय पौधे पानी में रहते हैं और उनको मृदुतक या एरेनकाइमा तैरने में मदद करते हैं, क्योंकि जो वायु कूप होते हैं या एयर स्पेस होता है उसमें हवा भरा रहता है, जिससे पौधे जो है आसानी से फ्लोटिंग करते हैं या प्लावन करते हैं। कुछ पौधे की वृंत में जो एरेनकाइमा होता है उसमें एरेनकाइमा जो है तारे के समान संरचना में परिवर्तित होता है, तब उस ऊतक को कहा जाता है ताराकार ऊतक। और जब पैरेनकाइमा की कोशिका की लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है तो उसे कहा जाता है प्रोजेनकाइमा। पैरेनकाइमा की कोशिकाएं पौधे के जड़ और तना का जो कॉर्टेक्स
वाला एरिया होता है, या जड़ और तना का जो हम एनाटॉमी बनाते हैं डायग्राम, उस समय कॉर्टेक्स की कोशिकाएं मृदुतक की बनी हुई होती हैं, साथ में पीत भी मृदुतक कोशिका का ही बना हुआ होता है। इसके अलावा ये फलों के मांसल भाग में भी पाई जाती है। और तो ये आपका था मृदुतक। मृदुतक की कोशिकाएं जो है क्या क्या करती हैं, वायु का संचय करती हैं और प्रकाश संश्लेषण, कभी कभी मृदुतक कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, उस समय ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। दूसरी ऊतक है आपकी स्थूल कोणोतक। स्थूल कोणोतक ऊतक भी जीवित होती है और इसकी कोशिका मृदुतक की तुलना में लंबी होती है और इसकी कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना हुआ है। मृदुतक का कोशिका भित्ति केवल सेल्यूलोज का बना हुआ था, लेकिन जो कोलेन कायमा है उसकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ क्या पाया जाता है, पैक्टिन पाया जाता है। और ये पैक्टिन जो है कोशिकाओं के जो कोण होते हैं या कोने होते हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जिसके कारण यह कोशिका जो है मोटी और स्थूल हो जाती है। इस वजह से चूंकि यहाँ पे लिग्निन का पैक्टिन का जमा होता है, पैक्टिन के जमा होने के कारण इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं पाए जाते और एक कोशिका दूसरे कोशिका के साथ में सटी हुई होती है, और ये ऊतक जो है पाई जाती है हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में, पुष्प के पुष्पवृंत में और पत्ती के वृंत में पाई जाती है। कोलेन कायमा की कोशिकाओं में जब क्लोरोफिल पाया जाता है तब वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती है। तीसरी जो कोशिका है उसका नाम है स्क्लेरेन कायमा या दृढ़। ये कोशिकाएं जो है मृत होती है। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मृदुतक और स्थूल कोणोतक दोनों किस प्रकार की कोशिकाएं थी, जीवित कोशिका, क्योंकि उसमें जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक आदि पाए जाते थे। लेकिन जो स्क्लेरेन काइमेटस कोशिका है वो मृत होती है। इसकी कोशिकाएं जो हैं लंबी होती हैं और इनके सिरे नुकीले होते हैं और चपटे होते हैं। इनके नुकीले सिरे जो है आपस में एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं, जिसके कारण कोशिका की सहन शक्ति जो है बढ़ जाती है और इसमें मजबूती आती है। ये पौधे के कठोर भागों में पाए जाते हैं। दृढ़ ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक मतलब दृढ़ ऊतक को उनकी संरचना के आधार पे या आकार के आधार पे दो वर्गों में बांटा गया, रेशा और दूसरा दृढ़ कोशिकाएं या स्क्लेरिड्स। रेशा जो है इस प्रकार के लंबे पतले कोशिकाएं होती हैं जिनके किनारे जो है नुकीले और कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। रेशा को हम दो वर्गों में बांटते हैं, कास्ट रेशा और बास्ट रेशा। कास्ट रेशा कहलाता है, कास्ट रेशा को हम इंट्राजाइलरी भी कहते हैं। कास्ट रेशा या इंट्राजाइलरी रेशा क्यों? क्योंकि ये जो है जाइलम में पाए जाते हैं।
दूसरा रेशा है बास्ट रेशा। ये रेशा जाइलम के बाहर अर्थात फ्लोएम से संबंधित होता है। फ्लोएम से संबंधित होने के कारण इसको बास्ट रेशा कहा जाता है और इसे एक्स्ट्रा जाइलरी रेशा भी कहते हैं। जब बास्ट रेशा कॉर्टेक्स एरिया में पाया जाता है तब उसे कॉर्टिकल फाइबर्स कहा जाता है। जब कॉर्टेक्स के भाग में पाया जाता है रेशा तो उसे कहते हैं कॉर्टिकल फाइबर्स। रेशा कैसा होता है? लंबा और चपटा, लेकिन जो दृढ़ कोशिकाएं होती हैं वे आकार में गोल होती हैं और इसकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। और इसमें मोटी इसलिए होती है क्योंकि इसमें लिग्निन का जमा होता है और ये दृढ़ कोशिकाएं जो है पाई जाती हैं फल के बीज और फलों की कोशिका भित्ति में पाई जाती है। इसमें छोटे छोटे गर्त होते हैं और इनकी गुहा जो है शाखित नलिकाओं से बनी हुई होती है। ये शाखित नलिकाएं आपस में मिलके एक गुहा का या खाली स्थान का निर्माण करती हैं। तो दृढ़ कोशिका की गुहा जो है शाखित नलिकाओं से बनी हुई होती है। चूंकि ये मजबूत होती है इसलिए कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं और कोशिका में दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये आपका था साधारण स्थायी ऊतक, जिसे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, मृदुतक और स्थूल कोणोतक और दृढ़ कोणोतक। अब आगे जो दूसरा स्थायी ऊतक है वो है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक जटिल ऊतकों से बने हुए होते हैं और इन ऊतकों से खाद्य पदार्थ और पानी, खनिज लवण आदि का संवहन होता है। जो जटिल ऊतक होते हैं वे खाद्य पदार्थ, पानी और खनिज लवण को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में स्थानांतरित करते हैं, इसलिए जटिल स्थायी ऊतक को संवहनी ऊतक भी कहते हैं। संवहनी ऊतक भी कहते हैं। और संवहनी ऊतक 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं या फिर 2 अलग अलग कोशिकाओं से बनते हैं और दोनों कोशिकाओं की उत्पत्ति और कार्य अलग अलग होता है। जैसे एक ऊतक है संवहनी ऊतक में दारू या जाइलम, ठीक है, दूसरा है पोषवाह या फ्लोएम। तो संवहनी ऊतक या जटिल स्थायी ऊतक जाइलम और किसका बना होता है? फ्लोएम का बना हुआ होता है। जाइलम का कार्य है पानी तथा खनिज लवण, मतलब पानी और उसमें जो भी खनिज लवण घुला होता है उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। पानी पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि से प्राप्त होता है और जड़ से होते हुए पानी जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। दूसरी जो ऊतक है वो है फ्लोएम। फ्लोएम की कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला कार्बनिक पदार्थ या भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जाइलम जो है 4 प्रकार की ऊतकों से मिलकर बनता है। वाहिनिका या ट्रैकिट्स, दूसरी है वाहिनी या वेसल्स,
तीसरा जाइलम रेशा या कास्ट रेशा, जिसको जाइलम फाइबर या वुड फाइबर कहते हैं। और चौथी जो कोशिका है वह है कास्ट पैरेन्काइमा या जाइलम पैरेन्काइमा, या उसी को हम बोलते हैं वुड पैरेन्काइमा। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं जिनसे जाइलम जो है बनता है। सबसे पहले हम ट्रैकिड्स के बारे में देखें। तो जाइलम की कोशिकाएं चूंकि प्राय मृत होती हैं क्योंकि इसमें जीवद्रव्य आदि नहीं पाए जाते। तो सबसे पहला ट्रैकिड्स की कोशिकाएं जो है लंबी होती हैं, पतली होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति जो है मोटी होती है। मोटी होने के कारण जब इसमें पानी की कमी हो तो ये जो है एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन और पैक्टिन दोनों का जमा होता है। इनके सिरे जो है, इनके सिरे नुकीले होते हैं और इनकी दीवारों में स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन, ये जो ट्रैकिड्स है इसमें स्थूलन अलग अलग प्रकार का होता है। यदि ट्रैकिड्स के अंदर इस प्रकार के स्थूलिंग होती है या वलय के समान, तो इसे वलयाकार स्थूलिन कहा जाता है। और जब स्थूलन जो है सर्पिलाकार हो, मतलब इस प्रकार से सर्पिलाकार, तो उसे सर्पिलाकार स्थूलिंग कहा जाता है। किसी किसी ट्रैकिड्स में स्थूलन जो है सीढ़ी के समान होता है, तो उसे सीढ़ी नुमा स्थूलिंग कहा जाता है। इसमें साधारण पीट्स या गर्त पाए जाते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको कि गर्त कहा जाता है। और कुछ गर्त जो है बॉर्डर्ड पीट के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात कोशिका के बाहरी भागों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ट्रैकिड्स में स्थूलन पाया जाता है उसकी दीवारों में। ट्रैकिड्स जो है टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ट्रैकिड्स किस में पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के पौधों में पाया जाता है। अगला जो जाइलम का ऊतक है वो है वेसल्स। वेसल्स भी मृत कोशिकाएं होती हैं और इन ट्रैकिड्स में जो स्थूलन होता है, समझिए ये जो दिख रहा है आपका, ये भित्तियां क्या हो जाती हैं, पूरी नष्ट हो जाएंगी, ये पूरा खाली हो जाएगा। तब किसका निर्माण होता है? वेसल्स का निर्माण होता है। और ये वेसल्स एक पोली नली के समान संरचना में परिवर्तित होती है। पोली नली के समान होने के कारण पानी जो है बिना किसी रुकावट के कोशिका में प्रवाहित होता है। इसकी कोशिका भित्ति में भी लिग्निन का जमाव होता है। तो इस प्रकार से वायनिका या ट्रैकिड्स की जब अनुप्रस्थ भित्तियां नष्ट हो जाती हैं तो किसका निर्माण होता है? वेसल्स का निर्माण होता है, जिससे नली के समान या पोली संरचना बनती है, जिसमें पानी जो है, पानी और उसमें घुले हुए खनिज लवण आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होते हैं। अब अगला है जाइलम फाइबर्स। ये जाइलम फाइबर्स
जाइलम के दृढ़ ऊतक से संबंधित होता है और इसकी कोशिकाएं जो है जीवित होती हैं, जीवित होने के कारण जीवित होती हैं और ये वेसल्स के साथ साथ पाई जाती है। अगला जो ऊतक है वो है कास्ट पैरेन्काइमा। कास्ट पैरेन्काइमा, चूंकि ये कोशिका जो है पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है, लेकिन ये किसके साथ पाई जाती है? जाइलम के साथ पाई जाती है, इसलिए इसको जाइलम पैरेन्काइमा कहा जाता है। इसकी संरचना पैरेन्काइमा कोशिका के समान ही होता है, अर्थात ये जीवित होती हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में कोशिका द्रव्य पाई जाती है। अब अगली जो द्वितीय जटिल ऊतक है वो है फ्लोएम, जो कि भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है: चालनी नलिका या सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और बास्ट रेसा या फ्लोएम फाइबर्स। चालनी नलिका की जो कोशिकाएं हैं वो लंबी होती हैं और इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता और इनकी कोशिका की जो अनुप्रस्थ भित्तियां हैं वहां पे चालनी पट या सीव प्लेट्स पाई जाती हैं। इन सीव प्लेट्स में छोटे छोटे इस प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की मदद से ही एक कोशिका या एक चालनी नलिका या सीव ट्यूब जो है दूसरी चालनी नलिका से संबंध स्थापित करता है। शीतकाल में ये जो चालनी पट है वो कैलस से ढक जाती है और खाद्य पदार्थों का संवहन रुक जाता है, लेकिन बसंत ऋतु में कैलस घुल जाता है और ये छिद्र खुल जाते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों का संवहन फिर से शुरू हो जाता है। दूसरी कोशिका है सखी कोशिका। सखी कोशिका चालनी नलिका के ठीक बाजू में स्थित होती है और इन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की उपस्थिति के कारण कंपेनियन सेल्स या सखी सेल्स जो है चालनी नलिका के जो कार्य है उस पर नियंत्रण रखता है। उसके बाद अगली ऊतक है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम से संबंधित पैरेन्काइमा की कोशिकाओं को फ्लोएम पैरेन्काइमा कहा जाता है और ये कंपेनियन सेल्स के साथ साथ पाया जाता है और ये ऊतक जो है द्विबीजपत्री पौधों में पर्याप्त रूप में पाया जाता है। बास्ट रेसा या फ्लोएम फाइबर्स ये रेसे के रूप में होते हैं और इसकी कोशिकाएं जो है दृढ़ होती हैं। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से फ्लोएम बनता है और फ्लोएम का कार्य है भोज्य पदार्थ और भोज्य पदार्थों का संवहन करना। अगला जो स्थायी ऊतक है उसका नाम है विशिष्ट स्थायी ऊतक। इसको विशिष्ट स्थायी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है विशेष प्रकार के पदार्थों को स्रावित करते हैं, जैसे गोंद हुआ, रेजिन हुआ, तेल, ये सभी या लेटेक्स, ये सभी एक विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जो किससे उत्पन्न होते हैं? विशिष्ट स्थायी ऊतकों से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए विशिष्ट स्थायी ऊतक को स्रावी ऊतक भी कहा जाता है। विशिष्ट स्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, ग्रंथिल ऊतक और अक्षरी ऊतक या लेटिसिफेरस ऊतक। ग्रंथिल ऊतक जो है स्रावी प्रकृति की होती है और इसकी संरचना सुसंगठित होती है। ये ग्रंथिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य ग्रंथि या और आंतरिक ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियां पौधे के मतलब कोशिका के बाहर स्थित होती हैं और आंतरिक ग्रंथियां कोशिका के अंदर स्थित
होती हैं, या फिर बाह्य सतह में स्थित होने के कारण इनको बाह्य ग्रंथि कहा जाता है, और आंतरिक सतह में स्थित होने के कारण दूसरी जो ग्रंथि है उसको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रंथि। बाह्य ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, ग्रंथिल रोम, दंश रोम और मकरंद ग्रंथियां। ग्रंथिल रोम जो है छोटे छोटे रोम के समान संरचनाओं के बने हुए होते हैं और इनके ऊपरी सिरे पर स्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे गोंद जैसे पदार्थ निकलते हैं। दूसरा दंश रोम। दंश रोम भी ग्रंथिल रोम के समान ही होता है, लेकिन इनसे स्रावित होने वाला पदार्थ जो है विषैला होता है, जिसके कारण त्वचा में खुजली या जलन उत्पन्न होता है, इसलिए दंश रोम कहा जाता है। तीसरी जो ग्रंथि है उसे कहते हैं मकरंद ग्रंथि, और मकरंद ग्रंथि पाई जाती है फूलों के निचले भाग में। ये फूल है, फूल की संरचना, उसके निचले भाग में मकरंद ग्रंथियां जो है पाई जाती हैं। मकरंद ग्रंथि से मीठा पदार्थ स्रावित होता है जिसको मकरंद या नेक्टर कहा जाता है, और ये जो है कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण कीट परागण में मदद करते हैं। मकरंद ग्रंथियों के ऊपरी सिरे पर स्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। इन्हीं स्रावी ग्रंथियों से क्या उत्पन्न होता है, मकरंद उत्पन्न होता है। अगली जो आंतरिक ग्रंथि है ये भी 3 प्रकार के ग्रंथियों से मिलकर बनता है, परिपाची ग्रंथि, रेजिन और तेल ग्रंथि और जल रंध्र। परिपाची ग्रंथि पाचन से संबंधित होती है और ये कोशिकाओं के अंदर या बाहर स्थित होती है। जैसे जो कीट भक्षी पौधे होते हैं कलश पादप, उनमें परिपाची ग्रंथियां जो पाई जाती हैं, कलश पादप, ड्रोसेरा आदि में, और इनसे क्या निकलता है, विशेष प्रकार का एंजाइम जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। चूंकि कीट भक्षी पौधे कीड़ों को खाते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, तो प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम नाइट्रोजन का पाचन करके उसे पौधे को देते हैं और पौधा जो है उनसे आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करता है। कीट भक्षी पौधा जो कलश पादप है उसमें पाचन की क्रिया कोशिका के अंदर होती है, जबकि ड्रोसेरा में स्पर्शक में होता है, अर्थात वहां पे बाह्य पाचन की क्रिया होती है। दूसरी जो ग्रंथि है वो है रेजिन और तेल ग्रंथि। रेजिन जो है जिम्नोस्पर्म के पौधों में पाया जाता है, जबकि तेल ग्रंथियां एंजियोस्पर्म या आवृत्ति बीजी पौधों में पाया जाता है। रेजिन किसमें पाया जाता है बोले, यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के पौधों में पाया जाता है, और रेजिन जो है रेजिन डक्ट के द्वारा कोशिका के अंदर स्रावित होते हैं। मतलब यहाँ जो कोशिका होती है, ये कोशिकाएं बनती हैं, कोशिका के भीतर जो कोशिका पाए जाते हैं वे कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं या विलुप्त हो जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक गुहा बन जाता है। उस गुहा को रेजिन डक्ट कहा जाता है, और रेजिन डक्ट के समीप जो कोशिकाएं होती हैं उनके जीव द्रव्य से रेजिन निकलता है और इन्हीं रेजिन डक्ट में क्या होता है, जमा होते जाता है। उसी प्रकार से जो तेल ग्रंथियां हैं वो नींबू, संतरा आदि के छिलकों में पाया जाता है, और वे भी फैट ग्लोब्यूल्स या तेल के छोटे छोटे बूंदों के रूप में छिलकों में पाए जाने वाले खाली स्थानों में जमा रहते हैं। तो ये आपका क्या था, आंतरिक ग्रंथि। अब दूसरी है अक्षरी ग्रंथि या
अक्षरी ऊतक या लैक्टिफेरस ऊतक। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको चोट लगने पर दूध के समान पदार्थ जो है बाहर निकलते हैं, उन पदार्थों को कहा जाता है लेटेक्स। और जिन ऊतकों से लेटेक्स निकलता है उन ऊतकों को कहा जाता है लैक्टिफेरस ऊतक। ये 2 प्रकार की होती हैं, अक्षरी कोशिकाएं और अक्षरी नलिकाएं। अक्षरी कोशिका यूफॉर्बिया और मदार के पौधों में पाया जाता है और उनसे दूध के समान संरचना जो है उत्पन्न होती है। और अक्षरी नलिकाएं पाई जाती हैं जो अक्षरी नलिकाएं हैं वे वाहिनी और ट्रैकिड्स के घुलने के कारण या उनकी कोशिकाओं के बीच का जो भाग रहता है वो नष्ट होने के कारण बनता है। और ये अक्षरी नलिकाएं पाई जाती हैं पोस्त की कोशिका में या पोस्त का जो पौधा होता है उनमें पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हम स्थायी ऊतकों के बारे में अध्ययन किया। स्थायी ऊतक को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, साधारण ऊतक, जटिल ऊतक और विशिष्ट स्थायी ऊतक। ये तीनों ऊतक अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। आज स्थायी ऊतक तो स्थायी ऊतक क्या है, आपने जाना कि वे ऊतक जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती उनको क्या कहा जाता है, स्थायी ऊतक। तो आज का पाठ बच्चों यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दूसरे दिन बैठ पढ़ेंगे।